नमस्कार मित्रों, MBS ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माँ सरस्वती को हमारा प्रणाम। वो हमें बहुत सारी ज्ञान प्रदान करे जिससे हम अपने भावी जीवन में प्रगति कर सकें। आइए चलिए मेरे साथ। हम संविधान का अध्ययन कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट का हमने अध्ययन किया। उसमें हमने संवैधानिक विकास के चरण पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने जाना था संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है और संवैधानिक विकास के चरणों में हमने पीस्ट इंडिया एक्ट तक का अध्ययन किया था। आज हम अगला चरण देंगे, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी। तो मित्रों, आप मुझे वीडियो देखकर कमेंट में सजेशन ज़रूर दें। मेरे द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल या वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या फिर आप क्या इसमें सुधार करवाना चाहते हैं। जो PDF मैं बना रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन नोट्सों का अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बात नोट करने वाली है। कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन इसका एकाधिकार था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही भारत में व्यापार कर सकते थे, लेकिन वो एकाधिकार यहाँ से समाप्त कर दिया गया। बहुत बार प्रश्न आया डियर, इस बार भी आ सकता है कि कंपनी के एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। तो 1813 अधिनियम, चार्टर अधिनियम। लेकिन दो व्यापार को छूट दी गई। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रहेगा। ऐसी बातें भी वहाँ पर कही गई थी। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा गया। कुछ सीमाओं तक भारत के साथ व्यापार करने हेतु ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई, कुछ शर्तों के साथ। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाइयों, कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कब किया गया, किस अधिनियम के तहत। वह ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की छूट जो है वो भी किस अधिनियम के तहत दी गई थी। ये बातें दोनों पूछी जा सकती है। ठीक है ना। भारत में शिक्षा के प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन 3 लाइनों को तो आप ये आज ही याद कर लें कि किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति भारत में दी गई, वह किस अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार, व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये 3 लाइन किन 2 व्यापारों को छोड़कर, चीन के साथ और चाय का व्यापार की छूट थी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 5वां चरण है चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का आंशिक रूप से अधिकार छीना गया तब तो 1813 का चार्टर अधिनियम, और पूर्ण रूप से 1833 का अधिनियम। 1813 और 1833 पूर्ण रूप से बंधित, यानी चीन और चाय का जो व्यापार था वो भी समाप्त कर दिया गया एकाधिकार। तो आंशिक रूप से एकाधिकार व्यापार का समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, और 1833 अधिनियम के द्वारा इसे पूर्ण व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है मित्रों, अगर मानो तो। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया, खाली इतना ही था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मित्रों, एक प्रश्न जरूर बता दीजिए आप कमेंट के माध्यम से कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, वह किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, जरूर लिख दें आप। तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। बहुत अच्छी बात है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। यहाँ बहुत अच्छी बात है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना।
अच्छी बात है। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका की शक्ति से वंचित कर दिया गया। मद्रास और मुंबई का गवर्नर जो था उसे विधायिका की शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ये कह दिया गया कि अब आप अधिकार बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो नए पहले इससे पहले जो कानून आए हैं, अधिनियम आए, उसे नियामक कानून कहा गया और इसे अधिनियम कहा गया। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्य करने में 3 सदस्य होते थे जो पहले देखे जाते हैं, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। ये एक बार का प्रश्न आया हुआ है। गवर्नर जनरल के परिषद को राजस्व से संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हेतु गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि 1833 का चार्टर अधिनियम से गवर्नर जनरल को मजबूत किया गया था। ठीक है ना। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। विद्यार्थियों जरूर अंडरलाइन कर लेना, विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ 1833 के चार्टर अधिनियम 2। लॉर्ड मैकाले को जरूर याद कर लेना। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष या किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। नोट करना बात को। सिविल सेवा की परीक्षाओं की खुली प्रतियोगिता करवाने की बात कही गई थी, करवाई नहीं गई है। ठीक है ना। इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को किसी धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए योग्य हो वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात भारतीय लोगों के लिए अच्छी आई थी इस एक्ट के तहत। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। अंडरलाइन। भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किस अधिनियम के तहत किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, है ना। देखना, गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इसी एक्ट से मिलते हैं। तो मित्रों बहुत ही अच्छे अधिनियम था ये, और इस अधिनियम के बहुत सारे प्रश्न मैंने तो अपने जीवन में देखे हैं। हालांकि मुझे पहले ज्ञान नहीं था, इसीलिए किस प्रकार से पढ़ते थे, हाँ तो सीधा ही कहीं से भी गाइड खरीदते थे और गाइड में कौन कौन से टॉपिक होते थे, सिलेबस क्या होता था, ये कभी पता नहीं था। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रीड लेवल 2 और राजस्थान पुलिस इनका सिलेबस भी डाला है। आप इन सिलेबस को देख लें, टॉपिकों को रटें और टॉपिकों को रटने के बाद ही किसी गाइड या नोट्सों को अध्ययन करें। हम अत्यधिक ध्यान अलग अलग प्रकार के मैटर लाकर पढ़ते रहते हैं और उन मैटरों में से हमारा कोई संबंध नहीं होता। तो सबसे पहले आप सिलेबस को जानें और फिर पढ़ें, तब फायदा होगा। तो चार्टर अधिनियम 1833 का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण समाप्त कर दिया गया। पहली बात ये महत्वपूर्ण है। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत में इसके अधिकार लागू होंगे। दूसरी बात, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना कौन? यह भी महत्वपूर्ण बात है, विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल को विधि निर्माण कानून बनाने का अधिकार भी इसी इनके तहत दिया गया। इसमें पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 3 सदस्य होते थे, चौथे सदस्य का निर्धारण भी इसी अधिनियम में हुआ। भारत के लिए बजट तैयार करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को इसी अधिनियम के तहत दिया गया। और 1800 चार्टर अधिनियम के तहत विधि आयोग का गठन भी हुआ था, और ये विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखें। और सिविल सेवा की जो परीक्षाएं होती है उन खुली प्रतियोगिता परीक्षा करवाने का शुरू करने का प्रयास भी किया गया था। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। ये तो हमारे किस में है, संविधान मूल अधिकारों में भी बात लिखी हुई है ना। तो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है ये आप कमेंट में जरूर डालें, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बात आई है। और इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम भारत में दास प्रथा का अंत किया गया था।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। और हमें संविधान निर्माण के प्रथम संकेत जो है इसी अधिनियम से मिलते हैं। तो चार्टर अधिनियम 1833 का बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट चार्टर आता है अधिनियम 1853 ईस्वी। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण किया। आगे चलकर इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। देखिए, खुली प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सेवकों की 1833 के चार्टर अधिनियम में प्रयास किया गया था, लेकिन यह अधिनियम चार्टर 1853 में इसमें लागू कर दिया गया था और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ये बात इस अध्याय की महत्वपूर्ण है अधिनियम की। तो आप जरूर दोनों बात ध्यान रखें कि सबसे पहले सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा करवाने की बात किस अधिनियम के तहत की गई, तो चार्टर अधिनियम 1833। वह परीक्षाओं का आयोजन किस अधिनियम के तहत करवाया गया, तो 1853 के अधिनियम तहत, ठीक है ना। ये बात, एक बात इसकी जरूर याद रखना, बाकी तो मत रखना चाहिए। फिर है 7वां चरण भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। अब आप जानते हैं कि 1857 में हमारी क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति में भारत में बहुत दंगल हुआ था, बहुत जनहानि हुई थी, बहुत नुकसान सहन करना पड़ा था। तब ब्रिटिश ताज के कान हिल गए थे। तब ब्रिटिश के महारानी विक्टोरिया ने संज्ञान लिया कि भारत में क्या हो रहा है, लोग क्यों सड़कों पर उतर गए हैं। इसीलिए वो भारत आई थी और भारत आकर उसने क्या किया, या ब्रिटिश से कौन सा अधिनियम बन के आया, उस अधिनियम के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। तो देखिए, 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। अब तक हमारा शासन जो है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन इस 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया। अब सीधा शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। ब्रिटिश संसद के नियम ही यहाँ पर लागू होने लगे थे। इस अधिनियम के तहत भारत में संवैधानिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 2 संस्थाएं थी जो द्वैत शासन लागू हुआ था। आपको याद है ना, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया, वो याद रखिए, आप जरूर भेजिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 संस्थाएं थी ना, को समाप्त कर दिया इस अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत। बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे और किस में समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य को सौंपे गए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव प्रधान का पद प्रदान किया गया। अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया और राज्य का एक सचिव नियुक्त कर दिया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत सचिव सहित सदस्य को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। अब भारत की संचित निधि से इन लोगों को यहाँ पर क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाने लगा था, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हो जो भारत में 10 वर्षों तक सेवा दे चुके हो और नियुक्ति के समय उन्हें भारत में आए अधिक से अधिक 10 वर्ष से हो गए हो। ऐसी बात भी यहाँ पर कही गई थी, ठीक है। तो आगे चलिए, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1853 का दिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया, सीधा ब्रिटिश संसद से बात करेगा। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का प्रतिनिधि बन गया। अब देखिए, अब तक गवर्नर जनरल था, लेकिन अब गवर्नर जनरल क्या बन गया, वायसराय बन गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पद
या ओहदा कब प्रदान किया गया, किस अधिनियम के तहत? 1858। वायसराय की उपाधि दे दी गई। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत और सर्वप्रथम किसे बनाया गया? फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम हुआ है, किसको बनाया गया बताइए? फिर आप बताइए भारत का प्रथम वायसराय किस अधिनियम और किसको बनाया गया? इन तीनों में से भविष्य में आपको 1% जरूर मिलेगा, 100% कह रहा हूँ, ठीक है ना। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया नाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत के नैतिक व आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। तो बहुत ही अच्छी बात है। एक अधिनियम का और अध्ययन हम करते हैं, भारत परिषद अधिनियम या पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी। तो डियर मित्रों, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 से लेकर 1947 तक। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और भैया बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैं आपका प्यार चाहता हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे नहीं कमाए जाते, ऐसे कमाए भी नहीं जाते, लेकिन आपका प्यार चाहिए मुझे। इसीलिए आप ये काम ज़रूर कर दें। MBS ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माँ सरस्वती आपको कामयाबी प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।